नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि कानून के ऊपर। मैं ये मानता हूँ कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कानून को नहीं समझते। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि बिना किसी चीज़ को जाने उसका विरोध करना या समर्थन करना दोनों गलत है। आज मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान भाषा में मैं आपको ये तीनों लॉ को समझा दूँ और फिर मैं अपनी भी राय दूँ कि क्या ये गलत है, सही है, किसान किस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस चीज़ पे क्या उनका डिमांड है। फिर आप भी अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं भी गलत बोल रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया कृषि कानून आखिरकार है क्या। इस कानून के अंतर्गत 3 लॉ है। हम तीनों लॉ को पहले बारी बारी समझ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जो पहला लॉ है वो किसी भी किसान को मंडी या किसी भी प्राइवेट जगह पे अपने अनाज को बेचने का अनुमति देता है या यूँ कहें तो आज़ादी देता है। यानी कि कोई भी अगर किसान है उसके पास उसकी फसल है तो वो चाहे तो उसे मंडी में भी बेच सकता है या अगर उसे बेटर प्राइस मिल रहे हो तो वो किसी भी प्राइवेट इंसान को या कंपनी को या किसी को भी दे सकता है। दूसरा कानून है कि जो किसान है वो अपनी फसल को डायरेक्ट एक बड़े कंपनी को सेल कर सकता है, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इसके तहत बड़ी बड़ी कंपनीज आके और फसल होने से पहले उसका प्राइस डिसाइड करके और उस फसल को खरीद सकते हैं। हालांकि ये छोटे किसान के लिए ही है, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता। जब एक कंपनी आएगी तो पूरे एरिया को कवर करेगी और उस एरिया का फसल लेके जाएगी। तीसरा कानून है कि किसान जो है वो अपनी फसल को बेच सकता है कंपनीज को और कंपनी जो है उसे स्टोर करने का क्षमता रख सकता है या यूँ कहें तो जो बड़ी कंपनी है वो उस फसल को स्टोर करके रख सकती है। अब डिस्कस करते हैं कि इसके प्रोन्स और कॉन्स क्या है। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं जिसके वजह से कि जो किसान हैं वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो पहला कानून है वो साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि इसके वजह से जो मंडी है वो बंद होंगे, वो चलना कम होंगे। क्यों? क्योंकि किसान जो है उसको जहाँ प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो मंडी में मिले या कहीं और मिले, तो वो वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर देगा। तो इसकी वजह से मंडी के पास कस्टमर आना कम हो जाएंगे। उसकी वजह से जो वहाँ पे लाखों बिचौलिए काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो बिचौलिए हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या रियल में किसान है? मुझे नहीं लगता। आप एक चीज़ बताओ कि कोई भी जो इंसान है वो अगर खेती कर रहा है, वो फसल काटने के कुछ ही दिन बाद जो अगला फसल होता है उसका तैयारी शुरू कर देना होता है। क्योंकि फसल जो है वो एक दिन का चीज़ नहीं है। अगर आज फसल कटिंग हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 15 दिन के अंदर फिर अगला जो है फसल के लिए तैयारी शुरू हो जाता है। तो किसान के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो जाके बैठ के और सालों से प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट में ज़्यादातर जो मिडिल मैन है जो कि घबरा रहे हैं कि अगर मंडी के पास किसान आना कम कर देंगे तो उनका क्या होगा। हालांकि बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में मंडी पहले से ही बहुत कम चलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है वो पहले से ही चल रहा है। यहाँ के जो किसान हैं वो किसी भी प्राइवेट इंसान को या अगर उन्हें अच्छा लगता है मंडी को, इसको जाके वो अपना अनाज को सेल कर देते हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स में अभी भी मंडीज़ का
परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से कि वहाँ के जो मिडल मैन है वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। तो उनका क्या होगा? मेरा ये मानना है कि ये जो बिल है वो किसानों की सुविधा के लिए है, अच्छे के लिए है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम मिडिल मैन को भी हम फोकस करें। मिडिल मैन वैसे ही वो दलाल कहे जाते हैं, और वो जो है वो अपना इनकम सोर्स दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो खेती कर रहा है और वो अगर अपने प्रोडक्ट को 15 रुपये में बेचा, वो मिडिल मैन उससे 15 रुपये खरीद के और उसी अनाज को 25 रुपये में आगे बेच देता है। किसान पूरे साल मेहनत किया, उसके बाद उसे 1 केजी पे अगर 15 रुपये का फ़ायदा होता है, वहीं पे मिडिल मैन पूरे साल कोई उतनी मेहनत नहीं और पर केजी के हिसाब से 10 रुपये का इनकम बना लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इस कानून का मैं समर्थन करता हूँ। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सही है या गलत है। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ पे। तो जो दूसरा लॉ है वो कॉन्टैक्ट फार्मिंग है। वो क्या करेगा कि बड़े कंपनीज को फार्मर से कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे किसानों को फ़ायदा होगा। किसानों को इस तरह से फ़ायदा होगा कि जो फसल वो 15 रुपये का बेचता था एक मिडिल मैन को, फिर मिडिल मैन उसे 25 रुपये में किसी और मिडिल मैन को, और फिर वो किसी और को, ये ले दे के कंपनीज के पास 50 या 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पहुंचता था। यहाँ पे फार्मर बेचा 15 रुपये और कंपनीज को पहुंचा 50 रुपये। अब अगर हम कंपनीज को और फार्मर्स को डायरेक्ट लिंक कर दें तो वो इसमें कंपनी को भी फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी जो है प्राइस रेट 30 या 40 रुपीज़ तय करता है, तो यहाँ फार्मर को भी डबल का मुनाफा हुआ, 15 से सीधे 30 के, और कंपनीज को भी कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले 50 रुपये करता था, अब 30 रुपये करेगा। तो इसमें से मिडिल मैन जो वो हट गया। तो यहाँ पे भी मिडिल मैन को ये हटाया जा रहा है, जो कि फार्मर्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अब बात करें कि इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि बड़ी कंपनी से एक छोटे फार्मर को डील करने के लिए इसमें कमियां ये है कि अगर एक छोटा फार्मर जो है वो बड़ी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अब बात कर लेते हैं कि इस कानून में कमियां क्या है। तो इस कानून में कमियां ये है कि अगर एक छोटा सा फार्मर जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ कांटेक्ट करता है, एक अपना सेल करने के लिए एक डिसीज़न लेता है, और अगर आगे चल के वो बड़ी कंपनी अगर किसी भी तरह का दबाव बनाती है या कुछ गलत करती है, तो ऐसा कोई कानून व्यवस्था नहीं है जो कि उस बड़ी कंपनी को सजा दे और उस छोटे से फार्मर के साथ खड़ा रहे। तो अगर एक लॉ बन जाता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बन जाते हैं जिसे कि एक फार्मर भी फॉलो करे और एक बड़ी कंपनी को भी फॉलो करनी पड़ती, तो फिर इस लॉ में किसी भी तरह की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो तीसरा कानून है वो क्या है। तो तीसरा कानून जो है वो ये चीज़ को अलाउ करता है कि कोई भी बड़ी कंपनी किसान से फसल को खरीद के, प्रोडक्ट को खरीद के और वो अपने पास स्टोर करके रख सकती है। तो हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम और राइज होगा कि अगर एक बड़ी कंपनी पूरे रॉ मटेरियल को स्टोर करके रख रही है, तो जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो डिसाइड कर सकती है, क्योंकि उसके पास स्टॉक है। जब वो चाहे उसे बेच सकती है और जब वो चाहे उसे स्टोर करके रख सकती है। इससे क्या होगा कि जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो उस कंपनी के हाथ में आ जाएगा। और एक तरफ से सोचे तो एक छोटे से फार्मर के पास स्टोर करने की भी क्षमता नहीं होती है, तो उसके पास जो फसल है वो रख के वो ख़राब हो जाता है।
या यूँ कहें तो उसे कम रेट में बेचना पड़ता है। अब इसमें भी कोई उतनी बड़ी समस्या नहीं है फार्मर के लिए। फार्मर के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि फार्मर जो है वो एक उचित मूल्य पे कंपनी को देती है। अब फार्मर है, प्रॉब्लम है मार्केट की। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मार्केट को मोनोपोलिएट करने लगेंगे, तो इसके लिए भी एक लॉ होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कंपनी के पास एक फिक्स डेज हो कि आप कितने दिन तक स्टोर करके रखें, उसके अंदर आप मार्केट के हिसाब से आप उसे बेच दें, या अपनी फैक्ट्री में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें उसका प्रोडक्ट बनाने में। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो आप इतना दिन तक मार्केट को देखें, ऑब्जर्व करें और उसके बाद आप उसे सेल कर दें, ताकि वो जो रॉ मटेरियल है वो मार्केट में आ जाए। जिससे क्या होगा कि महंगाई जो है वो अप डाउन करके स्टेबल, लगभग स्टेबल रहेगी। तो इस तरह का सॉल्यूशन आ सकता है। और अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि ज़्यादातर उसमें मिडिल मैन ही है और वो इस बिल से खफा है क्योंकि उनका ही पत्ता कटने वाला है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मिडिल मैन जो है, जैसे वो फार्मर्स और कंपनीज के बीच में रह के पैसे कमा रहे हैं, वैसे वो कहीं ना कहीं और लूप होल ढूंढ के और पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमें फोकस करनी है फार्मर्स पे, जिनको कि इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कंट्री में अप्रॉक्स 50% से अधिक जो लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मिंग पे ही डिपेंड हैं, तो हमें उन्हें इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बने, एक सुपर पावर बने, तो हमें फार्मिंग सेक्टर पे काफ़ी फोकस करना होगा और फार्मर्स के लिए नए इक्विपमेंट और जो उनका फसल हो रहा है उसे सही तरीके से सेल हो और उनको उचित मूल्य मिले। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? जब कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने अपनी राय रखी और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत बोला तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।